नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है, जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड एमपीएससी 7 की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज इसके भाग 2 पर आपके साथ चर्चा करेंगे। जहां इससे पहले भाग 1 में हमने 5 क्वेश्चनों को पढ़ा था और भाग 2 में भी हम 5 क्वेश्चनों पर ही डिस्कस करेंगे। जहां हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि स्वतंत्रता के बाद से अब तक भारतीय राज्य की स्थिति में क्या बदलाव आया है। तो देखो, स्वतंत्रता के बाद से लेके अब तक अगर आप बात करोगे तो भारत की सामाजिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में, सांस्कृतिक स्थिति में हर जगह बदलाव देखे जा सकते हैं। क्योंकि 1947 में जो भारत था और 2025 में जो भारत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। उस समय की जो चुनौतियां थी और जो इस समय की चुनौतियां वो भी अलग थी। तो समय के साथ परिस्थितियों के अनुसार भारत में बहुत सारे बदलाव आए हैं और ये बदलाव हर क्षेत्र में आए हैं, चाहे आप सामाजिक क्षेत्र की बात करो, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक क्षेत्र की बात करो। जहां 1947 में हमने एक संवैधानिक व्यवस्था की शुरुआत की थी और एक मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की थी और इस प्रकार की विकासशील नीतियां बनाई थी कि भारतीय राज्य जो है बदलते समय में अपने आप को बिल्कुल अच्छे से स्थापित कर सके। आइए हम इन सभी चीज़ों को ऑर्डर वाइज पढ़ते हैं और ये देखते हैं कि किस प्रकार से साल दर साल भारत की स्थिति बदलती रही। तो आज़ादी के बाद का जो पहला चरण शुरू होता है वो शुरू होता है 1947 में और 1960 तक ये चरण चलता है। और इस दौरान सबसे पहली जो खास बात थी हमारे देश की कि इस दौरान हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। आप सभी को पता है 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान बनना शुरू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन की तपस्या के बाद बनकर तैयार हुआ था। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ और इसके बाद भारत एक संप्रभु देश बन गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष यानी कि सेक्युलर कंट्री बन गया। जहां भारत का सपना यह था कि सामाजिक न्याय की स्थापना करेंगे, समानता की स्थापना करेंगे और हर व्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देंगे। इसके साथ साथ देश की एकता को बढ़ावा देंगे। आज़ादी के बाद जो भारत के सामने सबसे पहली समस्या ये आई कि बहुत सारी रियासतों ने भारत में शामिल होने से मना कर दिया। भाषा के आधार पर लोगों ने अलगाव की डिमांड कर दी। तो ऐसे में भारत ने इन सभी चुनौतियों को एक एक करके निपटा और देश की एकता को मजबूत बनाया। और आज हम देखते हैं कि जहां 1957 में भारत में सिर्फ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे, वहीं आज की डेट में हमारे 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। बहुत ही बड़ा बदलाव है ये राज्यों की स्थिति में। अर्थव्यवस्था की बात करोगे तो आज़ादी के बाद भारत ने समाजवादी मॉडल अपनाया था, हालांकि मिश्रित मॉडल अपनाया था, लेकिन उस मिश्रित मॉडल में हमने पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया था, गवर्नमेंट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए इतना पैसा नहीं था आज़ादी के समय कि वो इतने बड़े बड़े जो स्टील आयरन प्लांट हैं वो स्थापित कर सकें। इसलिए भारत सरकार ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया और उसमें समाजवादी जो मॉडल है उस पर प्रमुखता दी और पंचवर्षीय मॉडल के माध्यम से विकास का खाका तैयार किया। तो आज़ादी के बाद 1947 से लेकर 1960 तक की अगर बात करोगे तो इस दौरान भारत में चल रहा था क्या, शुरुआत में संविधान बना, लोकतांत्रिक व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात की गई, वोटिंग हुई, 1952 में पहला इलेक्शन हुआ, 57 में दूसरा इलेक्शन हुआ। इसके साथ साथ राजनीतिक स्तर पर लोगों को मजबूत करने की बात की गई, वोटिंग राइट्स दिए गए, राइट टू लिबर्टी, राइट टू इक्वलिटी जैसे जो राइट्स हैं वो सब तक पहुंच सके इसके लिए प्रयास किए गए। अर्थव्यवस्था में समाजवादी मॉडल को अपनाया गया, संपूर्ण रोजगार देने के लिए सरकारी व्यवस्था की स्थापना की गई और इस प्रकार से हमारे देश की पटरी चल पड़ी। अब हम बात करते हैं दूसरे चरण की 1960 से 1980 तक की। तो 1960 की अगर हम डिकेड की बात करें, बड़ा खतरनाक दशक था ये। 1960 की बात करोगे तो 1962 में आपका भारत चाइना वॉर होगा जो हमारे पक्ष में नहीं रहेगा। 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर होगी जो हमारे पक्ष में रहेगी। दोनों युद्ध की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल टूट जाएगी, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 1967 में देश में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ जाएगा और ऐसे में हम खेती के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे। इसी दौरान हम अमेरिका की मदद से ग्रीन रेवोल्यूशन लेकर आएंगे, हरित क्रांति लेकर आएंगे और हरित क्रांति जो होगी वो 1967 के बाद शुरू होगी। तो 1967 में हमारे देश में हरित क्रांति हुई जिसमें हम कृषि में आत्मनिर्भर हुए, विदेशों का जो कर्जा था वो भी हमने निपटा दिया यहाँ पर। तो 1960 के बाद जो है वो भारत में एक नए भारत के निर्माण शुरू हुआ, खासतौर पर कृषि के क्षेत्र में जहाँ पर हरित क्रांति हुई। इसके अलावा इस दौरान भारत में एक बहुत बड़ी घटना हुई 1975 में, जहां भारत में इमरजेंसी लगी जो कि भारत में राजनीतिक संकट का काल माना जाता है। हालांकि उस समय और परिस्थितियों के हिसाब से यह आपातकाल ठीक भी था, लेकिन आज की परिस्थितियों में ये कह सकते हैं कि लोग उनसे क्रिटिसाइज करते हैं कि यह आपातकाल जरूरी नहीं था। लेकिन कई बार लोगों को अनुशासन में लाने के लिए इमरजेंसी जैसे प्रावधान लागू करने पड़ते हैं और फिर जो चीज़ संविधान में लिखी है अगर आप उसका यूज ही कर रहे हो तो ये गलत है या सही है, इस पर आज भी डिबेट है कि इमरजेंसी सही है या गलत है। तो उस समय की जो सिचुएशन थी तो शायद प्रधानमंत्री ने कुछ सही ही सोचा होगा जो इमरजेंसी लगाई। आज की सिचुएशंस को चला गए इसलिए हम उसे क्रिटिसाइज करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि इस दौरान इमरजेंसी लगी 1975 में और लगभग 18 महीने तक
लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट कहते हैं इसे, जहां लोगों के अधिकारों का हनन हुआ, बड़े पैमाने पर झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी गई, राजनीतिक जो नेता थे उनको जेल में डाला गया। ये सब भारतीय राजनीति की कुछ अहम घटनाएं थी इस दौरान। लेकिन सरकार ने गरीबी खत्म करने के लिए, भूमिहीनों की मदद करने के लिए, मजदूर लोगों की मदद करने के लिए, भूमि सुधार के लिए कई सारे कानून भी लगाए। कई बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया गया, प्रीवी पर्स की समाप्ति भी की गई। ये सारे भी चेंज इस दौरान हुए। 1991 के बाद भारतीय राज्य की स्थिति में तीसरा चरण शुरू होता है, जब 1991 में एलपीजी की नीति शुरू होती है और एलपीजी की नीतियों में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत होती है। और यहीं से भारत में प्राइवेट जो सेक्टर है वो बूस्ट करता है और गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाता है और प्राइवेट सेक्टर की आज ये स्थिति हो जाती है जो आज आप देख सकते हो। वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा भारत पर। इसके साथ साथ भारतीय राजनीति की बात करोगे तो बहुत सारे लोगों ने अपने हक की भी आवाज़ उठाई, जहां दलित आंदोलन हुए, आदिवासी आंदोलन हुए, महिला आंदोलन हुए। इन्होंने सामाजिक न्याय की डिमांड करी और अपने अधिकारों की बात करी। महिलाओं को आरक्षण तक दिया गया और राजनीति में भूमिका निभाने की भी बात की गई। टेक्नोलॉजी और शासन में परिवर्तन हुआ सन 2000 के बाद। डिजिटल इंडिया और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की बात की गई, ई गवर्नेंस की बात की गई, सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन किया गया और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने की बात की गई, करप्शन को कम करने की बात की गई। पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना 1993 में हुई। इसके अलावा मनरेगा, जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान जैसे जो अभियान हैं, इन्होंने गरीब और वंचित वर्गों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे बड़ा जो परिवर्तन हुआ इस दौरान वो हुआ गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। 1990 से पहले की अगर आप बात करोगे तो देखो, पहली बार चुनाव हुए थे 1952 में। 52 में कांग्रेस जीती, 57 में कांग्रेस जीती, 62 में कांग्रेस जीती, 67 में कांग्रेस जीती, 71 में कांग्रेस जीती और 77 में पहली बार गठबंधन की सरकार आई। लेकिन वो सरकार भी 2 साल चल पाई। 1980 में वापस से कांग्रेस जीती और 84 में फिर से कांग्रेस जीती। एक तरफा सरकार बनती थी, गठबंधन कभी भी नहीं आया। 1990 के बाद पहली बार गठबंधन का जो दौर शुरू हुआ वो आज तक चालू है। अगर आप 1990 के बाद देखोगे तो वीपी सिंह की सरकार हो, चाहे चंद्रशेखर की सरकार हो, नरसिम्हा राव की सरकार हो, इंद्र कुमार गुजराल की सरकार हो, एचडी देवेगौड़ा की सरकार हो, या अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, या डॉक्टर मनमोहन, यहाँ तक जो सरकारें चली सारी गठबंधन की सरकारें चली। बहुत सारी पार्टियां मिलकर शासन कर रही हैं। ये सबसे बड़ा बदलाव था भारतीय राजनीति में। इसके अलावा क्षेत्रीय दलों को भी बढ़ावा मिला और सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर हो या स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर हो, इस पे भी मुद्दे उठे। चुनौतियों की बात करें इस दौरान, जो चुनौतियां ये थी कि जाति, लिंग, धर्म के आधार पर जो समस्याएं थी वो गहरी हुई और कई बार अलगाव की राजनीति भी हुई। कई क्षेत्रों से अलगाव की डिमांड भी हुई थी और उनको दोबारा से जो है सॉल्व किया गया। पर्यावरण का जो संतुलन है, इसको निपटने के लिए भी बात की गई कि पर्यावरण में संतुलन कैसे बनाया जाए, बैलेंस कैसे बनाया जाए, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे हों, ये चुनौती रही। और डिजिटल जो बदलाव है इसने भी शुरुआत में चुनौतियां रखी, लेकिन हम इससे पार हो चुके हैं। कुछ आंतरिक चुनौतियां भी रहीं, आतंकवाद, नस्लवाद, नक्सलवाद, सीमा विवाद, ये सारी जो समस्याएं देश की तरक्की में बाधाएं पहुंचाती रहीं, लेकिन इनसे निपटने के लिए भी सरकार प्रयास करती रही। निष्कर्ष ये निकलता है कि 1947 से लेकर अब तक भारतीय राज्य ने कई महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं, जहाँ लोकतंत्र में बदलाव आया, समाजवाद में उदारवादी व्यवस्था। कुछ चुनौतियाँ भी रहीं, सामाजिक असमानता, पर्यावरण जोखिम और तकनीकी। तो ये सारे जो बदलाव हैं आपको बिल्कुल ऑर्डर में लिखते जाने हैं, यानी कि 1947 से लेकर अब तक भारत में जो जो बदलाव आए हैं, जो जो आपको याद आते हैं, पॉइंट टू पॉइंट, हेडिंग से हेडिंग बनाते हुए लिखते जाना। मैं आशा करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो आप बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बखिया उतर दोगे इस क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की और क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारे इस PDF का चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 ये पूछ रहा है कि बीएसपी का विकास कैसे हुआ, विचारधारा बताओ बीएसपी की। बीएसपी मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है। तो बहुजन समाज पार्टी, तो कई बार आपने एक नारा सुना होगा ना, बीएसपी की क्या पहचान, नीला झंडा हाथी निशान। तो ये बीएसपी हाथी निशान है इसका और कुमारी बहन मायावती जो है इसकी प्रमुख है। तो बीएसपी की अगर बात करोगे तो बीएसपी जो पार्टी है इसकी विचारधारा भारतीय राजनीति में दलित वर्गों से जुड़ी हुई है, पिछड़े वर्गों से जुड़ी हुई है, आदिवासियों से जुड़ी हुई है, माइनॉरिटी को मजबूत करने की बात करती है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विचारों से प्रेरित है और काशीराम जी ने इसकी स्थापना करी है। बीएसपी की जो उद्देश्य है वो ये है कि सामाजिक अन्याय को खत्म कर दो और वंचित वर्गों को पावर दो। लेकिन पार्टी बुरी तरीके से विफल रही है इन सारी चीज़ों को फैलाने में। कई बार गवर्नमेंट आई फिर भी दलित वर्ग उस मजबूती तक नहीं पहुंच पाया जितनी तक पहुंचना चाहिए था। उसका रीज़न ये है करप्शन, और उसके साथ ही साथ राजनीति में राजनीतिक मुद्दों को लाया जाता है, सामाजिक कल्याण की बात नहीं की जाती। अगर सामाजिक कल्याण की बात होती तो समाज सेवा होती, समाज सेवा नहीं है इसलिए राजनीति है। अब बसपा का विकास कैसे हुआ, तो बसपा की स्थापना जो हुई 14 अप्रैल 1984 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को प्रेरित करते हुए काशीराम जी ने इसकी स्थापना करी है। पार्टी ने दलितों, पिछड़ों और वंचित वर्गों को मजबूत करने के लिए उनको भागीदारी बढ़ावा दिया है। इन्होंने अपने नारे दिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय जैसे नारे दिए गए, लोगों में अवेयरनेस लाई गई,
काशीराम जी ने दलित शोषित संघर्ष समिति DS4 और बाम सिफ के माध्यम से समाज को भी तैयार किया और आगे चलकर बीएसपी की पटरी दौड़ गई। 1989 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 3 सीटें मिली, जिससे पता चला कि ये जो पार्टी है शुरुआत में इसे बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और लोकसभा के चुनाव में अब भी इसे संघर्ष करना पड़ता है। मायावती का जब नेतृत्व मिला बीएसपी को तो भारतीय राजनीति में बहुत तेज गति से आगे बढ़ी पार्टी। मायावती की बात करें तो काशीराम ने मायावती को पार्टी का प्रमुख चेहरा बनाया। उन्होंने पार्टी को संगठित किया। न सिर्फ इससे महिलाओं के वोट मिले बल्कि दलितों के भी वोट मिले। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस पार्टी ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी, जहां 1993 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया। 1995 में मायावती उत्तर प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री बनी। 2007 में पूरी मेजोरिटी आई इस पार्टी को। उत्तर प्रदेश में दलित, ब्राह्मण और अन्य वर्गों का गठबंधन मिला। यह पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जहां शुरुआत में इन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया था, फिर आगे चलकर ब्राह्मणों को भी अपनी पार्टी में इन्होंने रखा। मायावती ने दलित नेताओं भीमराव अंबेडकर, काशीराम जैसे लोगों के योगदान के लिए उनके बड़े स्मारक बनवाए, पार्क बनवाए, राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार किया। बीएसपी ने उत्तर प्रदेश के बाहर भी अपनी पहचान बनाई। 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जीती इस पार्टी ने। दलित एजेंडे के अलावा भी और भी एजेंडे शुरू करे। हालिया स्थिति की बात करें तो 2014 और 2019 के बाद बीएसपी का प्रदर्शन लगातार कमजोर होता गया है। 2014 के चुनाव में तो पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। तो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो उदय हुआ है उससे बीएसपी की पकड़ कमजोर हो गई है। इसके अलावा इसके ऑर्गेनाइजेशन में कोई बड़े नेता नहीं है, नए चेहरे नहीं आ रहे हैं। जमीनी स्तर पर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सही से काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से पार्टी जो है वो कमजोर हुई है। पार्टी की जो विचारधारा है वो अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रेरित है। पहली बात, जाति आधारित भेदभाव को खत्म करना चाहती है पार्टी। शक्ति के बंटवारे की बात करती है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी ज़्यादा पावर होनी चाहिए। इसके साथ साथ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात करती है कि बहुजन यानी कि समाज के जो बहुसंख्यक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिलना चाहिए। इसके साथ साथ सेकुलरिज्म की राजनीति पर चलती है। जाति, धर्म और भाषा के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती है ये पार्टी। दलित और पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रयास करती है पार्टी। कुछ मिलाकर निष्कर्ष ये निकलता है कि बहुजन समाजवादी पार्टी भारतीय राजनीति में दलित, पिछड़े वर्ग और अन्य वंचित समुदाय के लिए मजबूत पहचान की बात करती है। ये पार्टी अंबेडकर जी की विचारधारा से प्रभावित है और काशीराम जी ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया है। लेकिन वर्तमान में जो पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इससे इस पार्टी को चुनौती मिली है और हाल ही में इसका प्रदर्शन थोड़ा सा क्या हुआ है, कमजोर हुआ है। अगला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है जो पेपर में आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। क्वेश्चन ये है कि निर्जातीय आंदोलन क्या है, एथनिक मूवमेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बात हम यही कर लेते हैं कि निर्जातीयता क्या होती है। तो निर्जातीयता एक सामाजिक पहचान होती है, ठीक है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने आप को किसी कम्युनिटी से जोड़ लेता है और उसे ये लगता है कि भाई हम पिछड़े हुए हैं और अब हमें आगे बढ़ना है तो आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तो निर्जातीय आंदोलन ऐसे आंदोलन है जो किसी एक विशेष समूह की संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था या अर्थव्यवस्था के अधिकारों को सुरक्षा रखने के लिए किए जाते हैं। ये आंदोलन मुख्य रूप से किसी भाषा, किसी संस्कृति, किसी धर्म और किसी क्षेत्रीय पहचान से जुड़े होते हैं। क्योंकि देखो निर्जातीयता का मतलब क्या है, आप ये समझ सकते हैं कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, बहुत सारी विविधताएं होती हैं। हमारे देश में भाषा के आधार पर इतनी सारी विविधताएं हैं, कल्चर के आधार पर विविधताएं हैं, जाति के आधार पर विविधताएं हैं, धर्म के आधार पर विविधताएं हैं और तो और लोग अपने एरिया के आधार पर विविधताएं रखते हैं कि भाई मैं मराठियन हूँ, मैं तमिल का हूँ, मैं कर्नाटका का हूँ, मैं नागालैंड का हूँ। इस तरह से हर लोग अपने क्षेत्र की पहचान के लिए भी मुद्दे उठाते हैं। तो जब आप निर्जातीय समूह की बात करते हो तो एक ऐसा समूह जिसकी अपनी एक साझी संस्कृति है, साझा इतिहास है, साझा पहचान है, ये लोग एक निर्जातीय समूह के हिस्से कहलाते हैं। तो एक निर्जातीय समूह क्या होता है, जिसकी अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी होती है, कॉमन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव होता है, कॉमन एरिया होता है, कॉमन रीजनल आइडेंटिटी होती है। तो हम ये कहेंगे कि ये ग्रुप क्या है, निर्जातीय है। तो कुल मिलाकर आप ये मान के चलो विविधताओं भरा देश है भारत, उसमें से कोई एक कम्युनिटी अपनी आवाज़ उठा रही है तो निर्जातीय आंदोलन होगा। निर्जातीय आंदोलन की विशेषताएं क्या होती है, इसमें व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक पहचान को बचाने के लिए प्रयास करता है। निर्जातीय आंदोलनों का उद्देश्य होता है कि अपनी संस्कृति को बढ़ावा मिले, अपनी भाषा को मजबूत करें, खासकर जब वो मेजोरिटी के बाद वजह से दबाव महसूस करते हों। जैसे मान लो कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर हिंदी भाषा के लोग ज़्यादा रहते हों और दूसरी भाषा के लोग कम रहते हों, तो दूसरी भाषा के लोग ये सोचेंगे यार हम पे दबाव बनाया जा रहा है, हम पे हिंदी भाषा थोपी जा रही है, तो ये लोग क्या करते हैं, हिंदी का विरोध करने लग जाते हैं। ये निर्जातीय आंदोलन का एक हिस्सा है। कई बार निर्जातीय आंदोलन राजनीतिक स्वतंत्रता की डिमांड कर देते हैं। जब किसी कम्युनिटी को ये लगता है कि सरकार हम पर ध्यान नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हम पर ध्यान नहीं दे रही है, वो अपने आप को अलग थलग महसूस करते हैं तो अलग पहचान की बात करते हैं। जैसे कि भारत में जो गोरखा आंदोलन हुआ था वो इसी से रिलेटेड था। कई बार वंचित समुदाय अपने आर्थिक अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, सामाजिक विकास की बात करते हैं, ये कहते हैं हमारे पास भी रिसोर्सेज मिलने चाहिए।
इसके अलावा धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दे भी हो जाते हैं। कई बार कुछ निर्जातीय आंदोलन धार्मिक असहमति की वजह से होते हैं, क्षेत्रीय भेदभाव की वजह से होते हैं। जैसे मान लो एक एरिया डेवलप हो गया, दूसरा एरिया डेवलप नहीं हुआ, तो जो एरिया डेवलप नहीं हुआ वहाँ के लोग मिलकर ये कहेंगे कि भाई हमारे साथ रीजनल यानी कि जगह के आधार पर भेदभाव हो रहा है, तो हमारे क्षेत्र का भी विकास होना चाहिए, और इसके लिए वो आवाज़ उठाएंगे। भारत के नॉर्थ ईस्ट में ऐसे कई सारे आंदोलन चलते रहते हैं। भारत में निर्जातीय आंदोलन की बात करोगे तो द्रविड़ आंदोलन अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के लिए हुआ था। हिंदी के खिलाफ आंदोलन हुआ था। गोरखा आंदोलन वेस्टर्न बंगाल में हुआ था, गोरखा कम्युनिटी की अलग पहचान के लिए। नॉर्थ ईस्ट की अगर आप बात करोगे तो नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में सांस्कृतिक पहचान के लिए आंदोलन होते ही रहते हैं। आपने अभी मणिपुर के दंगे देखे होंगे, कितने खतरनाक हुए थे कुकी और मैती में। इसके अलावा भील और मीणा आंदोलन हुए राजस्थान और एमपी में। निर्जातीय आंदोलन के कारण क्या होते हैं? ये अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखना चाहते हैं, राजनीतिक भेदभाव को खत्म करना चाहते हैं। अगर इन्हें लगता है कि हमारे साथ सरकार हमें आर्थिक विकास में भागीदारी नहीं दे रही है, असमानता बढ़ रही है, दूसरे एरिया डेवलप होते जा रहे हैं, इनका एरिया डेवलप नहीं होता, तो आर्थिक असमानता की वजह से भी आंदोलन होते हैं और जातीय भेदभाव की वजह से भी आंदोलन होते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है कुल मिलाकर, जब किसी कम्युनिटी को लगता है भाई हमें दबाया जा रहा है, वो दमित महसूस करते हैं, तो अपने अधिकारों की डिमांड करते हैं, और इनके अधिकारों की डिमांड निर्जातीय आंदोलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि पिछड़े वर्ग के आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए। देखो भाई, इस वाली पूरी की पूरी किताब में ना सारे आंदोलन ही आंदोलन हैं, तो आप 2-3 आंदोलन पढ़ लो, उसके बाद कोई सा भी आंदोलन हो जाए, सबके कारण लगभग एक जैसे रहते हैं और सबके परिणाम भी लगभग एक जैसे रहते हैं। तो ये मत सोचना कि पेपर में यार ये वाला क्वेश्चन नहीं आया तो हम कैसे करेंगे, वो वाला क्वेश्चन नहीं आया तो कैसे करेंगे। आप 8-10 क्वेश्चन पढ़ के ना अपने थॉट प्रोसेस को बढ़ा लो, उसके बाद कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए लगभग आंसर सबके सेम है, क्योंकि इस किताब में सिर्फ आंदोलन ही आंदोलन पढ़ाए गए हैं। बस आपको एरिया के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो भारत में अगर आप पिछड़े वर्गों के आंदोलन की बात करोगे तो ये बताओ, पिछड़ा वर्ग आंदोलन क्यों करेगा? पिछड़ा वर्ग आंदोलन इसलिए करेगा ताकि वो समाज में अपना न्याय की मांग कर सके। उसके साथ असमानता हो रही होगी, भेदभाव हो रहा होगा, तभी तो पिछड़ा वर्ग आंदोलन करेगा। तो भारतीय संदर्भ में जब आप पिछड़े वर्ग आंदोलन की बात करोगे तो सामाजिक न्याय चाहते हैं, वो समाज में समानता चाहते हैं, वो अपने अधिकारों की बात करना चाहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है तो वो अपने सामाजिक समूहों के माध्यम से आंदोलन चलाते हैं, जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं। इन्हें निम्न स्तर पर रखा गया इसलिए आंदोलन चलाते हैं। इन आंदोलनों का उद्देश्य होता है कि राजनीतिक शक्ति प्राप्त की जाए, सामाजिक शक्ति प्राप्त की जाए, आर्थिक शक्ति प्राप्त की जा सके। पिछड़े आंदोलन का अगर इतिहास देखोगे तो आज़ादी से पहले से ही पिछड़े वर्गों के लिए अधिकारों की बात की जा रही है। प्रमुख आंदोलन की बात करोगे आज़ादी से पहले तो महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना करी है। तो ज्योतिबा फुले ने ब्राह्मणवादी विचारधारा का विरोध किया, जातीय भेदभाव का विरोध किया। उनकी सोच ये थी कि शिक्षा के माध्यम से ही जो वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो आगे बढ़ सकता है। तो औपनिवेशिक काल में भी जाति आधारित आंदोलन हुए हैं, पिछड़े वर्ग के लिए आंदोलन हुए हैं, जहां बहुत सारे सोशल वर्कर ने इनके लिए आवाज उठाई है। खासतौर पर सबसे पहला नाम आता है ज्योतिबा फुले का। दक्षिण भारत में ईवी रामास्वामी पेरियार की आप बात कर लो तो इन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ आवाज उठाई थी, जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी जातिवाद के खिलाफ आंदोलन किया था, महार आंदोलन था इनका। आज़ादी के बाद आंदोलनों की बात करोगे तो भारतीय संविधान में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई, समानता के अधिकार की बात की गई, रोजगार के अवसरों की बात की गई। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार रखा गया। इतना ही नहीं, आगे चलकर पिछड़ा वर्ग आयोग भी बनाया गया। तो 1953 में काका कालेलकर आयोग का गठन हुआ, लेकिन इसकी सिफारिशें लागू नहीं हुई। और 1960 के बाद तो भाई पिछड़े वर्गों ने बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां बना दी। जैसे आप समाजवादी पार्टी देख लो, बहुजन समाजवादी पार्टी देख लो। बहुजन समाज पार्टी की पहचान क्या है? सिंपल सी बात है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी, दलित वर्ग के लिए बात करती है। इसके अलावा मंडल आयोग बना। मंडल आयोग ने सिफारिशें दी कि आज़ादी के समय पर जिन लोगों को एससी और एसटी का कोटा दिया गया, उसके अलावा भी बहुत सारी जातियाँ ऐसी हैं जो पिछड़ी हुई हैं, तो ओबीसी आया और ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की गई। 1990 में जब ओबीसी का आरक्षण हुआ तो बहुत बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि कुछ लोगों को लगा भाई इससे असमानता फैलती है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया और फिर ये हुआ कि नहीं, ओबीसी को भी आरक्षण मिलना चाहिए। तो पिछड़े वर्ग आंदोलन के जो प्रभाव है वो ये हैं कि शिक्षा और रोजगार में सभी की भागीदारी बढ़ी है, आर्थिक क्षेत्रों को फायदा मिला है। चुनौतियाँ ये रही हैं कि आरक्षण के विरोध में हिंसक प्रदर्शन होते रहते हैं। कुल मिलाकर ये है कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फैक्ट हैं। पॉजिटिव ये है कि समाज में समानता फैल रही है, मानवता फैल रही है, राजनीतिक भागीदारी बढ़ रही है पिछड़े वर्ग की, शिक्षा के माध्यम से आर्थिक सुधार हो रहा है। चुनौतियाँ ये है कि जाति को आधार बनाकर राजनीति हो रही है, भोले भाले लोगों को बरगलाया जा रहा है, आंतरिक विभाजन हो रहा है, देश जो है, धर्म जो है वो जातियों में बांटा जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए। दंगे हो रहे हैं, फसाद हो रहे हैं, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ये इसकी चुनौतियाँ हैं।
निष्कर्ष ये निकलता है कि भारतीय संदर्भ में पिछड़े वर्ग के जो आंदोलन हैं, अगर ये सामाजिक समानता बनाए रखने के लिए चलें, समाज की असमानता को खत्म करने के लिए चलें, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर ये समाज में बैर भाव रख रहे हैं, देश की कम्युनिटी को तोड़ रहे हैं, देश के धर्म को तोड़ रहे हैं, तो फिर ये गलत है। लास्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चन है कि भारत में मछुआरा आंदोलन के कारण बताओ और उनके उदाहरण भी दो। तो मछुआरों के लिहाज से भारत में बहुत बड़ी जो जनसंख्या है वो मछुआरे के रूप में है। क्योंकि भारत जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो ऐसे में भारत को एक लंबी कोस्टल लाइन मिलती है। ऐसे में यहाँ जो समुद्र के किनारे जो लोग हैं वो अपने लाइवलीहुड के लिए, अपनी आजीविका के लिए पूरी तरीके से मछलियों पर निर्भर हैं और समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। तो ऐसे में मछुआरों की संख्या से भारत एक बहुत बड़ा देश है कि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ मछुआरे रहते हैं और ये अपनी आजीविका के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। मछुआरे आंदोलन क्यों हुए, मछुआरे आंदोलन के कारण क्या थे? तो सरकार ने क्या करा, बॉटम ट्रैवलिंग जैसी मशीनें लगा दी और जिससे एक बार में बहुत सारी मछलियां पकड़ी जाने लगी, जिससे जो छोटे छोटे मछुआरे थे इनकी आजीविका को संकट हो गया। क्योंकि ये मछली पकड़ते थे, बेचते थे। अब मशीनें मछली पकड़ेंगी, इंटरनेशनल ट्रेड होगा 1980 के बाद, तो फिर इन बेचारे मछुआरों की तो आजीविका जाएगी ना जाएगी। तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया, NFF, नेशनल फिश वर्क्स फॉर्म, और राज्य सरकार से पहले विरोध किया, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट तक इनका विरोध किया। तो 1980 के बाद बहुत तगड़ा आंदोलन हुआ था ये मछुआरों का आंदोलन। तो मछुआरों का आंदोलन होने का पहला कारण क्या है? व्यावसायिक उद्योगों का विस्तार। तो सरकार ने क्या करा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को यहाँ ठेका दे दिया, बड़े बड़े ट्रॉलर आए, विदेशी जहाज आए, जिसके माध्यम से संसाधनों का शोषण हुआ। ऐसे में मछलियों की मात्रा और गुणवत्ता में गिरावट आई और मछुआरों ने इसके लिए आंदोलन कर दिया। आधुनिक मछली पकड़ने की मशीनें आने लगी, जिसकी वजह से जो छोटे मछुआरे थे ये बेचारे बेरोजगार हो गए। छोटे मछुआरे कंपटीशन कर नहीं पाए, जिनसे उनकी आजीविका खतरे में हुई। समुद्र में प्रदूषण हुआ, बड़े पैमाने पर रेत को खोदा गया, कोरल रीफ का विनाश हुआ। इससे मछुआरे गुस्सा हो गए कि भाई समुद्री संसाधनों को क्यों खत्म कर रहे हो, हमारे एनवायरनमेंट को क्यों खत्म कर रहे हो। इसके अलावा मछुआरों की समुद्री तक पहुंच भी सीमित कर दी गई, उन्हें वहां तक जाने भी नहीं दिया गया। वहां की जमीनें अधिग्रहण कर ली गई, बड़े बड़े ठेकेदारों को यहाँ का ठेका दे दिया गया। अब भाई मछुआरे इकट्ठे हो जाएंगे और अपने लिए आंदोलन करेंगे। तो अगर आपसे पूछे मछुआरों के आंदोलन के कारण तो बता दोगे। इसके अलावा देखो, मछुआरों ने इस चीज़ को पर्यावरण से भी जोड़ दिया कि अगर इतने बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रीज समुद्रों का दोहन करेंगी तो ऐसे में जो समुद्र की पर्यावरण है वो पूरे तरीके से क्या होगा, प्रदूषित हो जाएगा, प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए भी इन्होंने मुद्दा रखा। कुछ मछुआरे आंदोलन के उदाहरण देखोगे तो KSM, केरल फिश वर्क्स मूवमेंट, ये केरल में चला, 1980 के डिकेड में चला। विदेशी ट्रॉलरों द्वारा समुद्री संसाधनों के शोषण के खिलाफ शुरू हुआ, क्योंकि 1980 के बाद सरकार ने बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉटम ट्रैवलिंग मशीन लाई, जिसके माध्यम से छोटे छोटे मछुआरों की जो है आजीविका खतरे में पड़ गई। इनकी डिमांड ये थी कि विदेशी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, विदेशी जहाज़ यहाँ पर ना है मछलियों को पकड़ने के लिए और समुद्री संसाधनों पर कब्जा करने के लिए, और कोस्टल एरिया पर छोटे छोटे मछुआरों का नियंत्रण होना चाहिए। सरकार इसके लिए नीतियाँ बनाए। परिणाम ये हुआ कि केरल सरकार ने मछुआरों की समस्याओं को खत्म करने के लिए कुछ कानून बनाए। ऐसे एक कानून चला पोरमबोक भूमि आंदोलन तमिलनाडु में। यह आंदोलन तमिलनाडु में मछुआरों की स्थिति को संरक्षण करने के लिए चला था। विशाखापट्टनम में ऐसे एक आंदोलन चला, गोवा में ऐसे आंदोलन चला सन 2000 में। सबकी एक जैसी डिमांड होगी। चिल्का झील आंदोलन उड़ीसा में चला, ये झींगा पालन के लिए चला था। इसका मुद्दा ये भी वही था, बड़े बड़े व्यवसायी जो थे वो संसाधनों पर कब्जा कर रहे थे। अब देखो, ये अमीर लोग भी ना बड़े गरीब ही होते हैं वास्तव में। जब इनकी इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी चल रही है तो फिर ये छोटे छोटे लोगों को काम क्यों नहीं करने दे रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि हर जगह हम कब्जा ही कर लें। तो भाई अगर आप सबको ग्राहक ही बना दोगे तो बंदे की कमाई नहीं होगी, तो आपसे भी सामान कौन खरीदेगा। तो अगर ये लोग डिमांड कर रहे हैं तो बिल्कुल सही भी बात है भाई, भारत में परंपरागत उद्योग भी तो बचे रहने चाहिए। मछुआरा आंदोलन के प्रभाव क्या रहे हैं? बहुत सारे नियम बने हैं, बहुत सारे कानून बने हैं, सरकार को बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ा है, समाज में जागरूकता बढ़ी है। ये छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं ये भी अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हुई हैं, सरकार की चाल के प्रति ये पहले के मुकाबले ज़्यादा जागरूक हुई हैं। बहुत सारी कोऑपरेटिव कमेटी बनी है जिसके माध्यम से इन मछुआरों को फ़ायदा पहुंचा है और बड़े बड़े व्यवसायों पर नियंत्रण भी लगाया गया है और पर्यावरण को बचाने में भी ये लोग अपना अपने प्रयास कर रहे हैं। निष्कर्ष से निकलता है कि भारत में मछुआरा आंदोलन सिर्फ और सिर्फ मछुआरों के अधिकारों के लिए नहीं है, बल्कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए भी है, समुद्र की सुरक्षा के लिए भी है। इन आंदोलनों ने मछुआरों को इकट्ठा किया है और उनकी पहचान की रक्षा के लिए जागरूक भी किया है। हालांकि कुछ चुनौतियाँ रही हैं, समय के साथ उन चुनौतियों पर भी पार पाना जरूरी है। हम आशा करते हैं कि अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इन क्वेश्चनों के आंसर कर दोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा हमने स्पीडली इस वीडियो में रखा है, फ्लुएंसी ज़्यादा रखी है, उसका रीज़न है अगर एक एक क्वेश्चन पे आप डिस्कस करोगे ढंग से तो 1.5 2 घंटे लग जाते हैं और हमें यहाँ पे 20 से 25 मिनट में जो है 5 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो इसलिए हम कुछ चीज़ों को स्पीडली लेकर चलें,
क्योंकि ये क्विक रिवीजन वाली क्लासें हैं। आशा करते हैं आपको समझ में जरूर आई होंगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोड के साथ।